आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल। शब्दावली दर्पण न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के शुरुआत से पहले मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम थोड़ा हटकर है, थोड़ा विशेष है। इसीलिए कुछ विशेष साहित्यकारों को मैंने इस स्टूडियो में चर्चा पर चर्चा के लिए बुलाया है। बड़े ही विडंबना का विषय कहूं या हालात कहूं या फिर किसी भी मजबूरी के लिए कहूं, मुझे नहीं पता। हमारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं, विशेष साहित्यकार जो मौजूद हैं, शायद वो उस पर अच्छा प्रकाश डालेंगे, इसलिए उनको आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी की किसी भी तरह का लेखन करने की क्या मजबूरी है। तो वही जानते होंगे या फिर ये वरिष्ठ साहित्यकार। तो उसी विषय पर आज चर्चा के लिए जो हमारे 3 मेहमान उपस्थित हुए हैं, ये बड़ी ही दूर से आए हैं। कई बार हमारे एनसीआर में कुछ बाहर के लोग उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ये विशेषज्ञ हमारे, मैं इनको हिंदी विशेषज्ञ कहूंगा, किसी डॉक्टर चिकित्सक की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी डॉक्टर हैं, हमारे पास बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं ये। तो विशेषज्ञ का मतलब शब्दों के विशेषज्ञ। जो आए हैं, मैं पहले शुरुआत करता हूं, उनका परिचय कराता हूं। विशेष रूप से लखनऊ से, देवरिया के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में निवास करते हैं और शाम को ही लखनऊ मेल से आए हैं, सुबह पहुंचे हैं आप दिल्ली और फिर अभी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये व्यक्ति विशेष हैं, मैं आपको बता दूं, इनका पूरा नाम आचार्य रमाकांत। जी हां, आचार्य रमाकांत। आचार्य रमाकांत जी के विषय में जितना भी कहा जाए, मेरे विचार से शब्दों के माध्यम से कम ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, इसलिए मैं परिचय कराता हूं। आप वैसे तो रिटायर्ड प्राचार्य हैं, आचार्य भी हैं और प्राचार्य भी हैं। देखिएगा, आप रिटायर्ड प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय से, और सोशल वर्कर के गुण जो है कूट कूट कर भरे हुए हैं। अगर मैं कूट कूट पर ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं इन शब्दों को, तो जरूर कोई बात होगी। और आप कम से कम 1 दर्जन, मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, 1 दर्जन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, 1 दर्जन विश्वविद्यालयों से डिग्री धारक हैं भिन्न भिन्न विषयों में। यानी केंद्रीय विद्यालय में आप प्राचार्य रहे, आप रिटायर हुए, पढ़ाते रहे, अभी भी 50 बच्चों को आप मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि समाज सेवा के लक्षण हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरा ये कि आज भी खुद भी पढ़ रहे हैं। ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि रिटायर होने के बाद भी पढ़ रहे हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मित्रों, क्या कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और अच्छे जो योग्य गुणीजन होते हैं ना, वो अपने आप को, स्वयं को विद्यार्थी ही कहते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले सेवानिवृत्त प्राचार्य जो आज खुद विद्यार्थी भी हैं, लेकिन हमारे यहां एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में, एक समीक्षक के रूप में मौजूद हैं इस शब्दावली दर्पण न्यूज के स्टूडियो में। आप, मैं आज समझ लीजिए कि बस इनके लिए फिलहाल इतना ही काफी है। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आप हैं रमाकांत जी, जिनके विषय में अभी बता रहा था। और दूसरे उनके साथ जो बैठे हैं मेरे दाहिने ही, मेरे और प्राचार्य जी के बगल में, आप हैं डॉक्टर सलिल, यानी डॉक्टर AP तिवारी, आदित्य प्रकाश तिवारी सलिल। लंबा नाम हो जाता है, इसलिए AP तिवारी सलिल। और आप भी शिक्षक रहे हैं, आप प्राचार्य, आप प्रधानाचार्य रहे हैं बुलंदशहर में DAV कॉलेज में, DAV स्कूल में, बड़े ग्रुप में। उसके बाद भिन्न भिन्न जगहों पर आपने शिक्षा दी है, अधिकारी भी रहे हैं, और कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब कुछ भला।
अंत में, यानी जब आप सेवानिवृत्ति आपने ली है, वो आपने डायरेक्टर के पद से ली है और अजमेर के टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आप सेवानिवृत्त हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सत्ता पक्ष की गलतियों पर प्रहार करते हैं वैसे आप अपने काव्य में और समीक्षा में भी। इस विशेष चर्चा के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और मैं तीसरे, मेरे पास बाएं में एक ऐसे समाजसेवी भी और ऐसे उच्च कोटि के अधिकारी, उच्च कोटि में इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार सबसे बड़ी सरकार कहा जाता है। राज्य सरकार होती है अलग अलग और भारत सरकार, जिसका मैं भी एक अधिकारी रहा हूं। लेकिन यहां मेरे परिचय की बात नहीं, जो भारत सरकार से डायरेक्टर, निदेशक, हिंदी में निदेशक कहा जाता है, तो निदेशक के पद से और सामाजिक न्याय मंत्रालय से निदेशक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। और उससे पहले आपने भिन्न भिन्न मंत्रालयों में भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी है। और राजनीति की जब बात आती है तो राजनीति की बातें छुपती तो है नहीं। आप उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए सेवानिवृत्ति के बाद में। और विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और साथ में लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी महान विभूति हमारे बीच में। लेकिन फिलहाल आप राजनीतिक दृष्टि से हमारे पास नहीं हैं। आप जो आए हैं, आमंत्रित किए गए हैं, एक साहित्यकार भी हैं आप, लेखन भी आप करते हैं, लेकिन स्वांते सुखाय के लिए अधिकतर आप लिखते हैं। हम आपके साथ बहुत पहले मंचों पर रहे तो हमने देखा कि आप स्वांते सुखाय के लिए मंचों की आपको भूख नहीं है। आपका क्षेत्र थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपका लेखन देखा हमने, तो इस समीक्षा के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया लाल जी आपका भी। तो ये तीन विभूति, तीन महानायक हमारे साथ, और मैं इस चैनल का एडिटर इन चीफ, यानी एडिटर की भूमिका में और एंकरिंग की भूमिका में आपके सामने आपका पंडित साहित्य चंचल। आज का विषय है कविता चोरी। यह हम एक एपिसोड पहले भी शूट कर चुके हैं और इस एपिसोड अभी बहुत जल्दी ही आने वाला है। उसके कुछ दिन बाद ये वाला एपिसोड आएगा। उसमें हमने अजय मिश्र दबंग जी को बुलाया था, अरविंद पथिक जी को बुलाया था। बहुत अच्छी चर्चा रही। वो देखकर आप ही बताएंगे आपका हमें प्यार की आवश्यकता है। आपका हमें प्यार चाहिए हर पल, कि हमारा कार्यक्रम किस तरह का रहता है। मैं पहले ही बता देता हूं, आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे श्रोता और दर्शक बहुत ही योग्य हैं और योग्य लोगों के लिए हम कार्यक्रम करते हैं। तो कविता चोरी और साथ में फूहड़पन भी, सीना जोरी भी और फिर फूहड़पन भी, काव्य में फूहड़पन भी, यानी हास्य के नाम पर फूहड़पन बहुत लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ये, हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है। बहुत बड़ी विडंबना का विषय है ये। आज के रचनाकार हिंदी के साधक हैं या फिर हिंदी में बाधक है, ये हमारे इस तरह के विषय हैं। चलिए चर्चा करते हैं इन मनीषी साहित्यकारों के साथ। तो मैं सबसे पहले अपने इस कार्यक्रम में पूछना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं रमाकांत जी से कि रमाकांत जी, क्या लेखन की कोई दृष्टिकोण, लेखन का दृष्टिकोण होता है? किसी कोई उद्देश्य होता है लेखन का, या ऐसे ही अनाप शनाप लिख दिया और झूठी वाहवाही लूट ली? ऐसे पंखा फड़क रहा है जैसे दिल मेरा धड़क रहा है। पंखे का फड़कने का दिल के धड़कने से क्या संबंध है? तुकांत ही करनी है या उसका कोई उद्देश्य भी है? एक तो लेखन कैसा है, साथ में उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? धनोपार्जन या साहित्य की सेवा? आपसे जानना चाहता हूं आज के लेखन के बारे में। धन्यवाद साहब। मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप सभी का दो पंक्तियों में स्वागत करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, स्वागत। दूर सफर तय करके आया लेकर शिक्षा का पैगाम, दूर सफर तय करके आया लेकर शिक्षा का पैगाम, तीजिया राजकिशोर पुत्र रमाकांत, करता सबका अभिनंदन अभिराम, करता सबका अभिनंदन अभिराम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। साहब, जो आपने प्रश्न किया है, आज के परिवेश में
जो आप देख रहे हैं कि पंखे का चलना और हृदय का धड़कना, जैसा आपने बताया, ये जी। सब चीज़ें जो है बहुत ओछी हैं। साहित्य बहुत गहरी चीज़ है सर। साहित्य में डुबकी लगाने वाले जो है निकल नहीं पाए उससे आज तक। और जिसने जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूंढन गई रहे किनारे बैठ। क्या बात कही है जी। ये बात है, जिसने साहित्य में डुबकी लगाया वो बहुत कुछ पाया जी। और उन्होंने समाज को दिया। 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास, उन्होंने जो समाज को दिया उसकी हम ना तो सही रूप से उसकी अवधारणा कर पा रहे हैं, ना उसका सही रूप से हम पठन पाठन कर रहे हैं जी। बल्कि उसमें अपने हिसाब से जो कुछ भी हो, 2-4 नई चीज़ें जोड़ करके केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। और उनका मतलब ये है कि बस समाज में एक बार हमारी वाहवाही हो जाए फिर तो हम समाज के अगुआ बन जाएंगे। ये चीज़ लेकर चल रहे हैं वो लोग। उनको पता नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समाज में क्या हो रहा है उसका दर्पण है। साहित्य कैसे दिखा देता है, अगर कहा जाए तो जिस राम के बारे में कहा जाता है कि उनका वनवास 14 साल का हुआ, अगर उसको साहित्य के रूप में दिखाया गया है कि उनके पास सारी शक्ति थी, सब कुछ था, राजाओं का सहयोग भी था, चाहते तो अपनी जो है वो किसी को बुला सकते थे, जिसके कहते वही लोग आ जाते उनके साथ हो जाते उनका सहयोग देने के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जो है जंगल में रहने वाले उन लोगों को जिनके पास शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से अपने जो धारणा उनकी थी उनको दिया और उनको उस जगह पर पहुंचा दिया जो हम एक बंदर को भी आज महाशक्तिशाली हनुमान के नाम से जानते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने ये उनकी देन थी जी। लेकिन आज के लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं सर, ये एक विडंबना है देश की कि ऐसा चल रहा है। और इसको दूर करने का प्रयास आप सरीखे लोगों से ही संभव है जी। जो साहित्य को समर्पित हैं वही साहित्य के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे साहब के साथ बैठे बैठे वहाँ पर कि ये साहित्य की अवधारणा तब होती है, साहित्य तब इसका उद्गम होता है जब विज्ञान की सारी हदें पार हो जाती हैं। जहाँ विज्ञान घुटने टेक देता है वहाँ से साहित्य का शुरुआत होता है, अध्यात्म की शुरुआत होती है। और हम उसी चीज़ को लेके बैठे हैं कि नहीं, हम तो जो है विज्ञान को ही मानते हैं, साहित्य को ही मानते हैं। ये पूरी तरह से असंभव है सर। ये इसको कहा नहीं जा सकता कि साहित्य और विज्ञान दोनों एक साथ चल सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बिल्कुल। साहित्य ने भगवान राम को भगवान बनाया, श्री रामचंद्र को, कृष्ण को भगवान बना दिया, ये साहित्य की देन थी। विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि दोज हु आर बायोलॉजिकली बॉर्न एंड ब्रॉट कैन नेवर बी ए गॉड। वो हो नहीं सकता कभी। तो ये तो साहित्य की देन है कि हम ऐसे व्यक्ति को भी जो समाज का है, जिसने कुछ अच्छा काम किया, उच्च आदर्श रख के उसको हमने भगवान की श्रेणी में रख दिया, अपने से अलग कर दिया। ये तो हमारी ही देन है, हमने उसे अलग किया है और फिर उस भगवान के रूप में उसको हम पूज रहे हैं। बिल्कुल। हमको इंसान भगवान ने बनाया, हमें इंसान बनना है। हम इंसान नहीं बन पाए, लेकिन एक पत्थर को मंदिर में बैठा दिया, वो भगवान बन गया। ये सब चीज़ें जो है बड़े छिद्रान्वेषण की है सर, इसको सोचने की बात है। और ये चीज़ जो है साहित्य के जो साधक हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। कि जैसे अभी वर्तमान परिवेश चल रहा है राष्ट्र का कि सारी सत्ता जो है एक आदमी के हाथ में आ गई है, वो चाहे जैसे इसको घुमा फिरा ले जी। लेकिन एक समय था जब दिनकर जैसे कवि हुआ करते थे इस देश में, राष्ट्र कवि दिनकर, तो वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक को खुला चैलेंज मन से दिए थे कि जब जब जो है राजनीति लड़खड़ाती है ना, देश लड़खड़ाता है, उस समय साहित्य उसको संभालता है। ये है साहित्य में लड़खड़ा गए थे तो दिनकर साहब ने तब कहा कि उनको संभाला था। और तब कहा था कि जब जब नेता या राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्यकार संभालेगा। मंच पर चढ़ रहे थे, लड़खड़ा गए, गिरने वाले थे, तो उसमें स्थान लिया था दिनकर जी ने। और तब कहा था, मंच से कहा था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है ना तो साहित्य उसको संबल देता है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये चीज, इन चीजों का अभाव है हमारे देश में। और यही चीज है कि हमारा समाज
बिखरता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन बिखरता चला जा रहा है सर। और इसके लिए हम चाहेंगे कि समाज सेवी और साहित्य सेवी आगे आएं और देश का, समाज का कल्याण करने में, उनको नई दिशा देने में, सही दिशा में अपना योगदान दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी ने कहा कि हिंदी के साधक, सच्चे साधक ही आगे बढ़कर आएंगे और हिंदी को संभालेंगे। साधक से बात चलती है तो मैं वही कहना चाहता हूं, तिवारी जी आपके पास आता हूं कि हिंदी के साधक क्या आज बाधक बने हुए हैं, जैसा कि समाज में सुनने के लिए आ रहा है? और जो कविताएं चोरी हो रही हैं उसका फेसबुक पे बड़ा ही बाजार गर्म है, फेसबुक पर जिसको कहते हैं ना हॉट न्यूज, ज्वलंत उदाहरण, मतलब वो ज्वलंत खबरें हैं ये जो चल रही हैं और लोग सफाई दे रहे हैं। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार होने के नाते डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं, क्या ये साहित्य हित में है ये बातें? सर्वप्रथम मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो शब्दावली दर्पण न्यूज़ के माध्यम से साहित्य की अलख जगा रहे हैं। आपने जो पूछा उसके उस विषय पर केंद्रित होते हुए जी मैं थोड़ा सा पीछे लौटना चाहूँगा। जी अवश्य। प्रश्न ये उठता है कि कवि क्या है और कवि का धर्म क्या है। वाह वाह। कवि समाज का दर्पण है, कवि समाज का दृष्टा है। वाह। तो फिर कवि का धर्म क्या है? कवि का धर्म शंखनाद बजाकर समाज को उद्वेलित करना है, क्या बात। समाज को जागृत करना है, समाज को झंकृत करना है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, सभी को उनके कर्तव्यों की याद दिलानी है। और जहां कमी नजर आ रही है उस कमी को निडरता के साथ उसको सामने रखना है। मुझे याद आ रहा है कि आज के समय में तो निर्भीकता है, जब राजा महाराजाओं का समय था, जब राजा थे किसी का भी कत्ल कर सकते थे, उस समय के तुलसीदास जी ने निडर होकर के कह दिया था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जी। वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने साफ साफ कह दिया। इतना ही नहीं, मुझे स्मरण हो रहा है कि जब कविवर बिहारी दास एक छोटी सी लड़की के प्रेम जाल में फंसकर महल में रह रहे थे और राजकाज का काम नहीं कर रहे थे, तो बिहारी दास जी ने एक छोटे से कागज की पर्ची उनके पास भिजवा दी और लिख दिया उस पर कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हुई सो विदो आगे कौन हवाल। तो कवि की सबसे बड़ी बात है कि समाज को झंकृत करना। अब प्रश्न ये उठता है कि कवि आगे क्या करे? तो चुनौती चाहे सीमा पर हो चाहे देश के अंदर हो, कवि का धर्म है कि अपनी नुकीली लेखनी से समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को झंकृत करते रहना है। अब आपकी बात आ गई जी। आजकल के जो कवि हैं वो एक शास्त्रीय लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा कुछ कहने लगे हैं जिसे सुनकर के भी एक लज्जा आती है। एक कवि सम्मेलन में मैं बैठा हुआ था जी। ये हास्य रस के कवि क्या कर रहे हैं, ये नई नई चुटकुले ढूंढकर उनमें काफिया फिट करके और उस बात को रख रहे हैं। वाह, बेशक बेशक। आप ये देखिए कि कवि जो एक व्यक्ति है, सामने पुरुष भी बैठे हुए हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बच्चियां भी बैठी हुई हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं, और वो ये कहने में जरा भी नहीं झिझक रहा कि मुझे मेरे मित्र ने कहा कि भाई साहब मेरी बच्ची की उम्र 32 साल हो गई है, कोई लड़का अच्छा सा हो बताइए, ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मित्र ने फौरन जवाब दिया कि अच्छा 32 वर्ष, तो बच्चा आप इसकी मानी कोई जो वर है उसके लिए 35-36 साल का बच्चा चाहिए। भाई साहब ये बताओ क्या 18-18 वर्ष के दो चल सकते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े ही शर्म की बात है। बहुत मतलब ये हास्यास्पद कहने के लिए हो गया। आप 2 मिनट के लिए जनता जरूर हंस जाएगी इसमें, मैं आपको रोक रहा हूं इसमें, लेकिन
गूढ़ता के साथ, जिसको समाज का चित्रण जो करता है, समाज का जो आईना है, साहित्य समाज का दर्पण होता है भाई। क्या इसी तरह का आईना दिखाएंगे? बहुत गजब बात कही आपने तिवारी जी, बहुत गजब कही। इसी को कविता के क्षेत्र में फूहड़पन कहते हैं जी। कविता चोरी एक स्पष्ट बात है कि किसी की कविता को लिया और हमने पढ़ दिया, कविता चोरी हो गई जी। उसमें माफी भी हो सकती है कि हमसे गलती हो गई, आगे भाई साहब नहीं करेंगे, लेकिन ये माफी लायक नहीं है, ये फूहड़पन है। समाज में ऐसे कवियों का हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए जो साहित्य के नाम पर साहित्य को बेच रहे हैं और बेच ही नहीं रहे, साहित्य को लज्जित कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर तिवारी जी आपने कि समाज को लज्जित कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर तिवारी जी ने इस समाज की विडंबना को आपके सामने बताया, ये एक दर्द है उनका, एक अच्छे साहित्यकारों के जो अंदर दर्द है, एक टीस है, केवल मंच के माध्यम से, किसी भी मंच के माध्यम से, हमारे नहीं किसी भी मंच के माध्यम से कह ही पाते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे कवि, तथाकथित कवि कहूँगा, तथाकथित कवि या लेखक जो खुद को कहते हैं, ऐसे लोगों के घर जाकर उनको नहीं सुधारा जा सकता, उनको बैठाकर नहीं समझाया जा सकता। क्योंकि मैंने कवि लेखकों को देखा है, कुछ कवि लेखक अगर थोड़ी कमियां करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कहने के लिए तो सीखेंगे। मैं हर एक की बात नहीं करता, 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर देखा जा रहा है। तो कहेंगे तिवारी जी मेरी इस कविता में थोड़ा सा आप सुधार करेंगे, या तिवारी जी ने सोचा कि ये इसके अंदर एक शिक्षा का मतलब सीखने का लक्षण है, गुण है इस नौजवान कवि में, तो मैं कुछ बता देता हूँ। तो वो सुन लेंगे, लेकिन बात पे अपनी पे रहेंगे। एक कहावत सुनी होगी कि पंचों का कहा सुना सर माथे पे, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। तो ऐसी पंचायत का फायदा क्या? तो ऐसा पूछते हैं और फिर सोचेंगे कि नहीं, जो तिवारी जी ने बताया, जो कन्हैया जी ने बताया, जो रमाकांत जी ने बताया, मेरी छोड़िए आप, जो इन लोगों ने बताया वो मेरे ऊपर से निकल रहा है, मुझे लगता है ये लोग गलत कह रहे हैं, जो मैंने लिखा अच्छा लिखा। यानी वो अपने आप को ही सही मानते हैं, यानी सीखना नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना का विषय है। गलती करें, सीखें तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन जो गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहता, वहां सिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, आभारी हूं आपके विचारों से मैं, और आभार प्रकट करता हूं दिल से। अब मैं बढ़ता हूं, मौजूद हैं जो हमारे कन्हैया लाल जी, पूर्व निदेशक सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार। तो कन्हैया जी, आप आज के युवाओं को, युवा कवियों को, तथाकथित कवियों को, जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मौलिक रचनाकार हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा विषय कविता चोरी है। मौलिक रचना में तो कविता चोरी का प्रश्न ही नहीं उठता। फूहड़पन नहीं करते हैं, जो पंखा फड़क रहा है, दिल मेरा धड़क रहा है, इस तरह की कविता नहीं करते हैं। जिसकी कविता में, जिसके काव्य में, जिसकी पंक्तियों में तारतम्यता है, सामंजस्य स्थापित है, ऐसे कवियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो आज हमारी चर्चा का विषय है कि कविता चोरी और फूहड़पन, हास्य के नाम पे कुछ भांड कवि, यहां तक कहते हैं लोग, कोई अशुद्ध शब्द नहीं है भांड, मैं जो कह रहा हूं ये अशुद्ध शब्द नहीं है। तो इस तरह के लोग इस कविता के बाजार में घूम रहे हैं और कविता को बाजारी कर दिया है इन लोगों ने, केवल चंद पैसों के लिए। हिंदी साहित्य से प्रेम नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कन्हैया जी ऐसे लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको शब्दावली दर्पण न्यूज़ के एडिटर इन चीफ के रूप में आप कार्य कर रहे हैं जी, धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत। आप साहित्य के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, एहसास करा रहे हैं। हमारे पूर्व समीक्षक रमाकांत जी और तिवारी जी ने जो भी कहा है, बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा है, और यही समाज में घटित हो रहा है जी। आज जो एक लिटरेचर की एक पायरेसी चल रही है, जी 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 न्यूडिटी चल रही है, ऑब्सिनिटी चल रही है जी। मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ, जब मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी
का प्रशासन देख रहा था। जितने न्यूज़ चैनल आज चल रहे हैं, पहले तो केवल दूरदर्शन था। जी। मैं शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो मुझे अवसर मिला 3 साल दूरदर्शन चैनल का, जब जैसे जैसे नए चैनल बनते शुरू हुए, सैकड़ों बन गए, 200 बन गए। उस समय केवल मैं शुरू किया था, केवल एक चैनल था, कौन सा? दूरदर्शन। उसके बाद फिर मेट्रो शायद, फिर धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हुए। जी जी। म्यूजिक एल्बम उसमें आता था, बड़े फूहड़ गाने आते थे उस समय। मुझे याद भी है, उसका मैंने नोटिस दे के सारे चैनल को बंद कराया था। क्या था वो? कांटा लगा गाया था। हाँ, कांटा लगा। दोबारा नहीं आया चैनल पे। कांटा क्या लगा था? वो भारतीय संस्कृति को चाटा लगा कहा था। उसके बाद नोटिस दिया गया था कि इस तरह के जो म्यूजिक एल्बम है तत्काल रोक दिया जाए, और जो भी नहीं रोकेगा उस चैनल को हम लोग परमिशन बंद कर देंगे। उसका जो अपलिंकिंग परमिशन हम दिए हैं चैनल, वो बंद कर दिया जाएगा। उस पर रोक लगाया जी। उस समय मैं, हमारे 4 एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री के और हमारे मंत्रालय के साथ मीटिंग करते थे जी। कोई फूहड़पन आ गया अगर साहित्य में जी, टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट में, उनके प्रोग्रामिंग में कुछ भी आ गया, तो हम लोग उसका क्लिपिंग मंगा देते थे। क्लिपिंग के बाद सारे सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती थी, तो ये देखता था कि इसमें फूहड़पन है या नहीं है, इसमें नग्नता है या नहीं है। जी जी जी। उसमें भी मैं देखता था कई चीजें, नग्नता और जो फूहड़पन है ना जी, कुछ की नजरों में लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन चीज है जी, ये तो बड़ी कॉमन चीज है, और कुछ की लगता है ये बहुत सीरियस मामला है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। यही काम में हो रहा है, ये तो बड़ा यही हो रहा है, ये तो बड़ा कॉमन मामला है ना, इसमें क्या हर्ज है जी। बिल्कुल। अब कुछ बहुत सीरियसली ले रहे हैं, ये सब समाज में दिख रहा है जी। तो ये सब हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज जो लेखन चल रही है जी, ये वास्तव में जो पायरेसी का ही काम चल रहा है। लेखन शक्ति होती है ना, वो बड़ा स्पॉन्टेनियस होती है, अंदर से होती है। लिखने की कला वो अपने आप विकसित होती है, और कुछ नकल करते हैं। उन्हें शौक है कि मैं भी कुछ वहाँ से चुरा के, यहाँ से चुरा के, रदीफ और काफिया उसको सही करके उसको मंचों पेश कर दूँ, गोष्ठियों में पेश कर दूँ, एक चंद शोहरत के चक्कर में। ये हो रहा है, यही समाज में देखा। लेकिन साहित्य बिल्कुल अलग चीज़ है, जो समाज को दर्शा रहा है। अब हमारे यहाँ इलाहाबाद से महादेवी वर्मा को देख लीजिए, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर जी देख, शंकर प्रसाद जी को देख लीजिए। उन सब हमारे जो पुराने कवियों हैं, उनकी जब रचनाएं आप पढ़िए तब लगता है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। कालजयी रचना है जी। लेकिन आज ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही, पेश हो रही, चाहे कवि सम्मेलन के माध्यम से, कवि गोष्ठी के माध्यम से, जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, उसमें आज ये चीज़ें तो बेकार की, बकवास की चीज़ें होती है। और ये लगता है कि हाँ, कहीं से ली गई है, केवल जो बीच में रोकना चाहूंगा। इस पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? क्या कवियों की महत्वाकांक्षा है? बस महत्वाकांक्षा क्या कहेंगे वो? उनको अभी कहिए कि मैं चीप पॉपुलैरिटी चाहते हैं और कुछ नहीं। चीप पॉपुलर, सस्ती लोकप्रियता उन्हें चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन चूँकि थोड़ी चीज़ें इधर से उधर लो करके जोड़ करके उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लोगों का वाह वाह, बस उन्होंने समझ के बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे प्रस्तुत करता है, ये हो रहा है। लेकिन लेखन बहुत अलग चीज़ है, वो समाज को दर्शा रहा है, समाज में क्या घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो जात पात में हो, धर्म पर हो, धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, और जो राजनीति में क्या चीज़ हो रही है, वो सब चीज़ का वो इस माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ये चीज़ चल रहा है। इस पर जहाँ जो युवा लोग हैं, इनको इस चीज़ को सिखाने की जरूरत है। हमारे जो पुराने कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, वो लोग अपनी जगह पर उन्होंने उस चीज़ के पवित्रता को बनाए रखा है, लेकिन आज में जो है उसको पूरी तरह से छेड़खानी चल रही है उसमें। तो इस चीज़ को, पुराने लेखन को लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जब से, और दूसरा एक और आया है कि जब से हर लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम एडमिशन करा दिए हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। इंग्लिश मीडियम करने के बाद आज बच्चों का जो रुझान है, जो रीडरशिप है, हिंदी लेखन तक कोई रुझान नहीं है उनका। तो इससे क्या होगा? क्या बात? आज के बच्चे, हमारे भी बच्चे हैं, हम देख रहा हूँ ना, अब उनको हिंदी पढ़ने का मन नहीं करता। इस विषय में करेंगे जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन अच्छी बात के साथ एक व्यक्तित्व तो यहाँ पर ऐसा मौजूद है जो मैंने बताया था, आदरणीय रमाकांत जी बैठे हुए हैं। ये इंग्लिश के शिक्षक रहे, प्राचार्य रहे, इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में।
ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। हाँ। यहाँ विरोधाभास है, बिल्कुल यहाँ विरोधाभास है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी। लेकिन आज अधिकांशतः ऐसा ही है। आज के बच्चे आप देखिए ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भी जाता हूँ, जी। उसमें भी जाता हूँ, जी। राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है, हर मेलों में घूमता रहता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, वहाँ देखता हूँ। तो आजकल जो नए युवक हैं पढ़ने वाले, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उनका उससे कोई रुझान नहीं, इसीलिए आज इसके हिंदी साहित्य के प्रति रुचि घटी है लोगों के अंदर, बढ़ी नहीं है, घटी है। हम जिनका संबंध है गांव से है, जी, जिन्होंने गांव की समाजी समस्याओं से अवगत हैं, उसके बीच से वो पैदा हुए हैं, उन्होंने तो उससे जुड़ाव रखा है, उसी चीज़ को व्यक्त करते हैं अपने कविताओं के माध्यम से। लेकिन आज के लड़कों का, चूँकि उनके अंदर सारी संपन्नता है, उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने झेला नहीं है, जब झेला नहीं है इसलिए वो ऊपर ऊपर से उड़ रहे हैं। हम लोगों ने तो जमीन में है। इसके लिए शब्द कह सकते हैं कन्हैया जी कि जैसे अभी आपने कहा कि रुचि घटी है, रुचि घटी है, शायद इसीलिए स्तर भी घटिया है, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको जैसे अपने चैनल के माध्यम से जगाइए, ये सब बातें रखिए धीरे धीरे, क्योंकि जो नए पैदा होने वाले कवि हैं उनके अंदर चटकना लगना चाहिए कि नहीं, साहित्य तो ढंग से उसकी रचना होनी चाहिए, इस तरह से प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा रहा आज का आपका ये समीक्षा, साहित्यिक समीक्षा बहुत अच्छी रही है और विचार निकल के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तीनों ही गुणीजनों ने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी ही स्पष्टता के साथ रखी, क्योंकि हमारा चैनल शब्दावली दर्पण न्यूज़ जिस खासियत के लिए जाना जाता है वो खासियत है कि नीर क्षीर विवेक की वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, यानी दूध का दूध पानी का पानी। साहित्य जगत में जो भी कुछ कवि गड़बड़ कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए, कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, स्तर उनका घटिया हो रहा है। जैसा कि अभी इस वार्तालाप से, समीक्षा के बाद जो सार निकल रहा है, मैं उसी के संदर्भ में आगे आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, लोगों से आप कुछ सीखें। ये जितने भी समीक्षक बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, गुणी साहित्यकार हैं, हिंदी के साधक हैं, ये हिंदी का भला चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी की साधना की है। और हिंदी के साधक तभी होता है जब हिंदी की साधना की जाती है। तो कुछ भी फूहड़पन करके आप बाधक मत बनिए, क्योंकि हमारे विषय में ये भी था कि आज के साहित्यकार हिंदी में साधक या बाधक। तो चर्चा से निकल कर आता है कि कुछ लोग बाधक बन रहे हैं। हर कवि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर वही कहूँगा कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बहुत कम अनुपातिक रूप में कहूँ, जिसको कहते हैं कि परसेंटेज, वो बहुत कम है। अच्छे लेखकों की, अच्छे साहित्यकारों की, अच्छे कवियों की बहुत मात्रा बहुत कम है। सस्ती लोकप्रियता को छोड़िए, मेरा नहीं, इन लोगों का कुछ मानिए। ये पीड़ा है इनकी, पीड़ा को तवज्जो दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जो भी करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, तो हमें इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हमारे पास खबरें भी हैं, समाचार भी हैं। हमारे पास राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच का एक भव्य कार्यक्रम चल रहा है, हर हफ्ते हम उसको शूट करते हैं। उसमें सब अपने काव्य पाठ की बात करते हैं, मौलिक काव्य पाठ, वही मौलिक, क्योंकि हम नीरक्षीर विवेक की वाणी पर विश्वास करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। इसीलिए हम उन कवियों की जुबानी ये कविताएं सुनते हैं, काव्य पाठ उनका कराते हैं, जो वाकई मौलिक रचनाकार हैं। अब हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कितना करेंगे? हमारा मकसद केवल हिंदी साहित्य को बचाना है और निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से आगे बढ़ाना है। आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या फर्ज है, सोचिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चर्चा में रमाकांत जी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपका। तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत, दोनों के बहुत अच्छे विचार। और आपने कहते कि अंत भला तो सब कुछ भला। कन्हैया जी ने गागर में सागर नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे समुद्र का मंथन किया, और मंथन से जो चिंतन निकल के आया, उसमें हमें चिंता की तो आवश्यकता है, लेकिन हमें चिंतन ही करना होगा। और जब मंथन होकर निकलता है तो उसमें नवरत्नों में एक रत्न अमृत भी निकला था। तो अमृत की तरफ दौड़िए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।